आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैट्रिक्स के आगे ही कंटिन्यू चैप्टर है हमारे पास, उसका आगे का ही टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिसेस के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन उस पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे ऑपरेशन का मतलब। ये बायोलॉजी का लेक्चर नहीं है, तो आप समझें कि अगर हमें यहाँ चीड़ फाड़ करनी सिखाई जाए, राइट, ये हमारा ऑपरेशन होगा वो मैट्रिसेस के ऊपर ही होगा, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन के अंदर मैथमेटिक्स है, तो ऑपरेशन की बात अगर चल रही है तो ऑपरेशन के अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है एंड एज वेल एज डिवाइड भी आता है। तो इस तरीके के एप्लीकेशन हमारे होते हैं, है ना। वही ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं, कोई नए ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि लेट हमारे पास मान लो कोई दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और दोनों के दोनों मैट्रिसेस हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, राइट। इफ़ टू मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम है देन देयर सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर अगर सेम है तो आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। जिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, राइट। देन इट इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, दोनों मैट्रिसेस को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट कंसीडर कर लिए 2, 3, 4, 1, 6 एंड 8, राइट। और एक और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी, इसके अंदर भी मैंने एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए। लेकिन दो मैट्रिसेस का एडिशन कब पॉसिबल है, सबसे पहला काम तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर बच्चों मैंने रो ये R1 है मेरे पास, ये R2 है, यानी कि रो 2 है मेरे पास। और कॉलम अगर हम काउंट करें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो कॉलम हमारे पास बच्चों 3 आते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। तो सेम बी मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो उसके लिए भी ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2/3 का ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि 2 रो होनी चाहिए उसके अंदर और 3 कॉलम। तो उसी के पैरेलल मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली, जैसे 4, 6, 1, 2, 4 माइनस भी ले लेते हैं कोई एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकता हूँ। क्यों ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है, समान है, ठीक है। अगर मान लो मुझे ऐड करना है ए प्लस बी, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, ए प्लस बी करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर हमने चेक कर लिया, दोनों का ऑर्डर क्या है बच्चों, समान है, एक जैसा है। अब इसको ऐड करने का तरीका होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। जैसे पहली रो का पहला एलिमेंट, इधर भी पहली रो का पहला एलिमेंट ऐड करेंगे। 2 और 4 आसानी से ऐड कर सकते हैं, 6 होता है। 3 में 6 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा बच्चों। 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 5 बन जाएगा, करेक्ट। इतना करने के बाद सेकंड रो का पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, इधर सेकंड रो का पहला एलिमेंट हमारे पास 2 है। तो 1 + 2 करेंगे तो बच्चों 3 हो जाता है। 6 + 4 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 8 - 3 करेंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस का एलिमेंट था, हालांकि ऐड तो बीच में साइन प्लस का ही आता है, लेकिन एलिमेंट माइनस का है, इस वजह से ये साइन रिप्लेस होकर नेगेटिव हो गया, तो आंसर इसका 5 आ गया। इस तरीके से दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दो ही मैट्रिक्स हों तब ऐड कर पाएँ। मान लो एक और मैट्रिक्स आपको दे रखी है कंडीशन में, तीसरी मैट्रिक्स और ऐड करनी है तो वो भी ऐड हो जाएगी, लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो दूसरी का भी वही हो, और तीसरी ऐड करनी है तो तीसरी का भी ऑर्डर हमारा इसके ही जैसा होना जरूरी है, तब हम 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड कर पाते हैं, राइट। चलिए इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे की कहानी थोड़ी सी अलग है। यानी कि मैट्रिसेस जो हैं अब ऐड तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐड करने के लिए। ऐड करने के साथ साथ कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे पास MCQs में या एडिशन करते समय कुछ हमें थोड़ी सी मदद मिलती है। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों हमारे पास, द मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, राइट। सबसे पहले कम्यूटेटिव शब्द का मतलब समझाएं तो कम्यूटेटिव शब्द आपने हो सकता है कि 9th क्लास में, 8th क्लास में कई बार पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव शब्द का मतलब, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, सेट के अंदर बात करें तो सेट 2 सेट हों, या फिर अगर मान लो बात करें हम
कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या इंटीजर के अंदर कोई भी चीज़ के अंदर बात करें तो कॉम्प्लेक्स का मतलब, जो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो, तो दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो पहले को दूसरे में ऐड करें या फिर दूसरे को पहले में ऐड करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ अगर हम इसके अंदर अप्लाई करना चाहें, यानी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन करना है, तो दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल तो हो गया, लेकिन उसके लिए ऑर्डर सेम था, राइट। अगर मैंने मान लो a प्लस बी किया, a प्लस बी का मतलब पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में ऐड किया, या फिर हमने उसका उल्टा कर लिया, b मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दिया, उसके साथ a को ऐड कर दिया, यानी कि b प्लस a कर दिया, है ना, उल्टा करके b को पहले लिख दिया, उसके बाद a को लिखा, ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आता है। यानी कि जो एडिशन होता है मैट्रिसेस का वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी ये प्रॉपर्टी जानी जाती है, ठीक है। दो मैट्रिसेस को आप ऐड करें तो पहली को दूसरी में ऐड करें या दूसरी को पहली में ऐड करें, दोनों का आंसर जो है बच्चों वो सेम आएगा, राइट। ये चीज़ हमारे पहली प्रॉपर्टी कहती है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, द मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब तीन मैट्रिक्स आ जाएंगी। तीन मैट्रिक्स आने का मतलब है कि तीन मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है तो एक साथ ऐड ना करें। आपको प्रॉपर तरीका ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ए और बी और सी तीनों मैट्रिक्स थी जिनका ऑर्डर पहला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनको ऐड करना है तो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो बी और सी को पहले ऐड कर दिया, बाद में आपने ए को ऐड किया, क्योंकि ब्रेसेस पहले लगे हुए हैं। बोडोमास का रूल यही कहता है कि ब्रेसेस को आप पहले एक्सपेंड करिए। उसके बाद जैसे मान लो आपने बी और सी को पहले ऐड किया, बाद में आप ए को ऐड कर रहे हैं, या फिर मान लो अगर आपने पहले ए और बी को ऐड कर दिया, बाद में आप सी को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों केस में जो आंसर है बच्चों, जो दोनों केस में रिजल्ट जो है वो अपना एक जैसा रहता है, इक्वल रहता है। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि तीन मैट्रिक्स दे रखी हो, तीन मैट्रिक्स में आपको कैसे भी करके ऐड करना है, तो पहली दूसरी ऐड कर लें। पहली बार में आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, बाद में तीसरी को ऐड किया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कि दूसरी और तीसरी को ऐड कर लो, बाद में आप फर्स्ट वाली को ऐड करो, तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसे ही हम एसोसिएटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड डिफाइन होती है। यहाँ से आगे अगर हम बात करें बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होती है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर द एवरी मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स है उसके लिए अगर हम कहें कि इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो उसके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं हम उसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 एंड 4, राइट। अगर इसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को जोड़ा जाए ताकि इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो जो नल मैट्रिक्स होती है वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है बच्चों जो इसके साथ अगर ऐड कर दी जाएगी तो इस मैट्रिक्स पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स मतलब इसी ऑर्डर की 0 0 0 वाली मैट्रिक्स ले लो, और 0 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो इस केस में हमारे पास इस मैट्रिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इस ए मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी, इसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम जोड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिटिव इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि जोड़ा जा रहा है, आइडेंटिटी इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो ए मैट्रिक्स मान लो कोई भी हो सकती है उसकी जगह पर, तो ए मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें निकालनी है, चाहे ए हो चाहे बी हो, किसी भी टाइप की कोई मैट्रिक्स हो, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा निकालनी हो या आपको बताना हो तो आप सिंपल क्या जवाब देंगे, वो जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी उसको कहते हैं हम नल मैट्रिक्स एडिशन के लिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन का चक्कर अलग है। आप कहोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पिछली वीडियो में तो कुछ और बताई थी जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ हम ऐड कर रहे हैं एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए इस मैट्रिक्स को, ये वाली को, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा हूँ मैं, जनरल फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह पर यही होगी। किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना जरूरी इसलिए है क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो 0 0 वाली भी इस मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली जा रही है, हर जगह नहीं बोली जाएगी। नाम तो इसका नल मैट्रिक्स है, देखो ये भी बात तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, नाम तो इसका क्या है, नल मैट्रिक्स है, करेक्ट। लेकिन आइडेंटिटी बोली जा रही है फॉर द मैट्रिक्स एडिशन, केवल मैट्रिक्स एडिशन के लिए बोली जा रही है, ठीक है। जैसे मान सकते हैं आपके ए मैट्रिक्स में अगर हम 0 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या 0 में ए को जोड़ें, आंसर हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स रहती है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट। चलिए आगे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है बच्चों, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, इसकी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है ए आई जे, इसका ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स दिस, यानी कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो उसके नेगेटिव नेचर की है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स उसी के जैसे एलिमेंट है लेकिन उसके अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि अगर मान लो किसके अंदर जो एलिमेंट
ए मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 है, दूसरी मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसके अंदर सारे एलिमेंट का नेचर नेगेटिव होगा, है ना। एक हमारा राम हुए, दूसरे उसके अपोजिट नेचर रावण हो गया, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसके नेगेटिव नेचर की दूसरी मैट्रिक्स है, उसको अगर हम ऐड कर देंगे दोनों को तो आंसर हमारा नल मैट्रिक्स आएगा, 0 आंसर आएगा। ये बात आप पहले से भी जानते थे, मुझे पता है कि हमारे पास 4 हमारे पास कोई पॉजिटिव का नंबर है, अगर इसमें नेगेटिव का 4 ऐड किया जाए तो इसका नेचर हमारा 0 बन जाता है। इसी टाइप से अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, मान लो मैंने इसी के अंदर एक काम कर दिया बच्चों कि इसी के नेगेटिव नेचर की मैंने दूसरी मैट्रिक्स इसके साथ ऐड कर दी, है ना। ये -1 -2 -3 -4, करेक्ट। इसको अगर हम इस दोनों को मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, राइट। तो इस केस के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी जो है, राइट, ये आइडेंटिटी या ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडिटिव इनवर्स हमारा कौन सी मैट्रिक्स बनती है, एडिटिव इनवर्स हमारा एक मैट्रिक्स जो दूसरे के नेगेटिव नेचर की है। जैसे ए मैट्रिक्स थी यहाँ पर एक पहली वाली, दूसरी उसके नेगेटिव नेचर की है, तो इसकी एडिटिव इनवर्स जो है वो ये वाली मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स पहली वाली मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, सेकंड वाली को फर्स्ट में ऐड कर दूंगा तब भी 0 आ रहा है। तो पहली वाली मैट्रिक्स जो है वो दूसरी वाली के लिए जो है, पहली मैट्रिक्स जो है वो दूसरी वाली के लिए एडिटिव इनवर्स है, और दूसरी मैट्रिक्स जो पहली वाली के लिए भी एडिटिव इनवर्स का नाम से जानी जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए एडिटिव इनवर्स का नाम से पुकारी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर होती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, मान लो कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं A, B, C, ठीक है। बहुत बिल्कुल टुच्ची मुच्ची सी छोटी सी प्रॉपर्टी है, हालांकि ये बात आप पहले से जानते होंगे बहुत बच्चे, ठीक है। जिसमें क्या है कि मान लो 3 मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है मैंने, जिनका ऑर्डर क्या है बच्चों, सेम है। ये बात कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर उनका क्या रहे, सेम, तभी एडिशन कर पाते हैं हम, राइट। अगर मान लो मेरे पास A + B करना है और A + C करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड वाली मैट्रिक्स है, इधर A और इधर की भी है, दोनों एक जैसी हैं, तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A मैट्रिक्स से A मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी, आंसर में आएगा B = C, यानी कि B = C आ गया। तो इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, सिंपल सी बात। लेफ्ट साइड से कोई 2 मैट्रिक्स अगर हमारी इरेज होती हैं, एक दूसरे के जैसी सेम नेचर की हैं, सेम A और A दोनों कट जाएंगे, बचे हुए बचेगा, तो लेफ्ट साइड से कट रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, राइट। इसके बाद राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ भी हमारा इसी तरीके से डिफाइन होता है। जैसे मान लो 2 मैट्रिक्स हमने तीनों में से 2 ले ली, B और C, इधर है हमारे पास A + C, दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो ये वाली मैट्रिक्स अगर सेम है तो ये राइट हैंड साइड से कट जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास B = E, यानी कि B = A। और B = A जो है हमारे पास वो कैसे मिला, राइट वाली 2 मैट्रिसेस को कैंसिल करने के बाद मिला, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ से जो कैंसिल हुआ है वो हमारा राइट साइड का पोर्शन, यानी कि राइट साइड वाली जो मैट्रिक्स है वो कैंसिल हुई है, इसीलिए हम इस मैट्रिक्स का या फिर इस प्रॉपर्टी का जो नाम देते हैं वो कहते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट से कटता है तो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। ये कुछ छोटी मोटी सी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगर नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करें तो देख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम, जैसे कि हमने एडिशन सीखा, उसी के बाद अपना दूसरा ऑपरेशन आता है सब्ट्रैक्शन। और जैसे कि एडिशन आपको अगर आ गया होगा, है ना, नर्सरी क्लास में, LKG में, जो भी जिस भी क्लास में आया होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय ही आपको सब्ट्रैक्शन के लिए लगा होगा। जैसे ऐड करते हैं उसी के अपोजिट हम उसको सब्ट्रैक्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पर जरूर आपको पता होनी चाहिए कि कब ऐड हो पाएंगी, कब सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी, राइट। कि A and B are the 2 matrices of same order, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ लगाएंगे यहाँ पर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस B फ्रॉम A में से अगर मैं B मैट्रिक्स को माइनस कर रहा हूँ ऐसे करके, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन ऑफ B फ्रॉम A, यानी कि B मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं A में से। तो सबसे पहले तो उनकी कंडीशन क्या है उसके अंदर, कि दोनों का सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या है आगे, इसमें आगे कंडीशन नहीं है, आगे तो हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है बस, ठीक है। आगे क्या है, अगर मैं इसको, जैसे मैंने कहा कि B इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम A, इसका मतलब ये कि A - B, जो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद एंड इट इज डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड होता है, कैसे होता है कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे A + नेगेटिव ऑफ B, क्योंकि माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ वो -इन बना देगा,
ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हमारे पास एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो थोड़ा सा और सीखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 4 1 6 1 8 जो भी है हमारे पास, कोई मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही कंसीडर कर लिया एक मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास बी, उसके अंदर भी ऐसे इसी टाइप का ऑर्डर होना चाहिए। पहले तो 2 क्रॉस 3 का लिया है मैंने, तो 2 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर होना चाहिए सेकंड वाली मैट्रिक्स का भी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली बच्चों, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने कुछ नेगेटिव के भी लूँगा, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव सारा चक्कर जो क्लियर है आप वो सही तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 3 है और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही है, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, आपको पूछा जाएगा कि बच्चों a माइनस बी करके दिखाइए, राइट। तो a माइनस बी करने का सीधा साथ एक तो मतलब यही है कि आपको ज़्यादा घुमाने की जरूरत ही नहीं है। पहले एलिमेंट में से पहले को माइनस कर दो, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दो, और पहली रो के तीसरे एलिमेंट को तीसरे में से माइनस कर दो, सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो में से पहले को पहला माइनस, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, सीधा सा मतलब तो इसका एक ही होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे अभी हमने चर्चा की थी उसी के अनुसार अगर हम बात करें तो इसके लिए जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी है उसके अनुसार ही अगर इसकी बात करेंगे तो दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि पहले आप ऐसे कर लें a प्लस नेगेटिव ऑफ b, a माइनस बी करना है, यानी कि b मैट्रिक्स को a में से माइनस करना है। तो पहले आप इसके साइन को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, बाद में दोनों को ऐड कर देना। दूसरा तरीका तो ये है। पहला तरीका सीधा सीधा 2 में से 3 माइनस किया। पहले देखो एक शॉर्ट तरीका भी आपको आना चाहिए, डायरेक्ट, है ना। ये तो थोड़ा सा जो बुक्स की लैंग्वेज होती है उसको घुमाने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है ना। बच्चों को घुमाते हैं और कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा आपको आता ही है बेसिक माइनस करना। तो जैसे 2 में से 3 माइनस किया, पहले में से पहला सीधा सीधा कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। 4 में से माइनस का 1 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा 1, और -4 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, एंड 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा हमारे पास ऐड होके फिर 12। 1 - 5 करेंगे तो -4, ठीक, और 8 - 8 करेंगे तो बच्चों 0 आ गया। ये तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। मैथमेटिकली जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसका क्या पर्पस है लिखने का, कुछ नहीं है, आंसर दोनों से सेम ही आना है बच्चों। जो बी मैट्रिक्स है उनमें सबके साइन चेंज कर लो, ए मैट्रिक्स को सेम छाप दो। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 1 6 1 8, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में प्लस का ही साइन लगाना है, लेकिन बी मैट्रिक्स के मैंने साइन को सबको चेंज कर दिया, यानी कि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस टाइम्स ऑफ बी लिखा है ना, तो नेगेटिव का सब में मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। इधर माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 तो बेटा हम प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 है तो 4 में क्या लगाएंगे, यहाँ पर -4 हो जाएगा, राइट। ये -6 हो जाएगा, +6, 5 हो जाएगा, -5, 8 हो जाएगा, -8, राइट। अब इन दोनों को ऐड करना है, जैसे अभी हमने ऐड करना बताया था। तो ये लौट के क्या है कि ये तरीका सब्ट्रैक्शन से हट के दोबारा एडिशन के लिए अप्लाई हो जाता है। बाकी आपको डायरेक्ट जो माइनस करना है वो सीधा सा प्रोसेस है, वो भी सीख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं आप। तो 2 में से वही 3 माइनस किया तो वही माइनस का 1 बचा, ठीक। 4 - 1 किया 3, ठीक है। 4 और सॉरी प्लस का हो जाएगा जी, प्लस का लगाएगा क्योंकि अब माइनस नहीं है, प्लस का साइन है। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब 1 और -4, ये अपना बनेगा -3, राइट। 6 + 6 ये 12 हो गया। 1 और -5 है जो है वो जुड़ के -4 बन जाएगा, और 8 प्लस का 8 माइनस का तो ये 0 बन जाएगा। देख सकते हैं इसका रिजल्ट सेम आया है। ये अधगंडा आपका पुराना है और ये थोड़ा सा नया है। नए का मतलब मैथमेटिकली जो हमारे बुक्स में है उस तरीके से है। आपको जो तरीका लग रहा है अच्छे से वो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप यही करें कि वो वाला करें। जब वो अच्छा लग रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, ज़्यादा दिमाग इतना क्यों दौड़ाना है फालतू में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर हम, अब सब्ट्रैक्शन क्लियर है तो ठीक। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई स्केलर। अब आप कहेंगे सर इसके लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई आपने, एडिशन के लिए प्रॉपर्टी बताई, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो सीधी सी बात ये है कि एडिशन जो है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, एडिशन के लिए कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए वो प्रॉपर्टीज़ जो है वैलिड नहीं होती, इसलिए उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते ही नहीं हैं। अब जब कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही तो उन प्रॉपर्टीज़ को लिखना बेमतलब में क्या मतलब रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए कोई प्रॉपर्टी हमारी इस तरीके से नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके बाद सीधा सा आता है हमारे पास अगला टॉपिक कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर नंबर। स्केलर नंबर हमारा किसी भी नेचर का हो सकता है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, फ्रैक्शन में, किसी भी टाइप का, ठीक है। तो इसके लिए हमें सीधा सा मतलब क्या करना है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है A, लेट A बी अ मैट्रिक्स, देन बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है उसका m क्रॉस n, एंड K बी एनी नंबर। मान लो K कोई एनी नंबर है जिसको हम किसका नाम देते हैं, K को,
जनरली फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ, स्केलर कहते हैं हम के को, है ना। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाई के। जैसे कोई मैट्रिक्स आपने दे रखी है क्वेश्चन में और आपको करना है के से मल्टीप्लाई, तो के टाइम्स ऑफ ए उसको बोला जाएगा। के से मल्टीप्लाई मतलब किसी स्केलर नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम के टाइम्स ऑफ ए बोलते हैं, राइट। इसके बाद दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, यानी कि स्केलर का आपने मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिक्स में, उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई द के टाइम्स ऑफ ए, जैसा कि अभी मैंने बोला है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 4 0 9, राइट। इस मैट्रिक्स में आपसे पूछा गया फाइंड 3a। 3a का मतलब कि ए मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा सा पर्पज़ है इसमें कि ए का मल्टीप्लाई 3 से 3 में करना है या फिर 3 का मल्टीप्लाई ए में करना है, सॉरी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के अंदर करना पड़ता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 3 9 या 27 हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्केलर किसी भी नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यही चीज़ मैट्रिक्स में, इसके आगे आने वाले चैप्टर है हमारे पास डिटर्मिनेंट में, यही चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मैट्रिक्स का केस ऐसा क्यों है और डिटर्मिनेंट का केस थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर क्या है बच्चों कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया पूरी मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अलग होता है। डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी ना किसी एक रो में करते हैं या किसी ना किसी एक कॉलम में करते हैं, उसका चक्कर आपको बाद में पता लगेगा जब डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा होल्ड करके रखें, दिमाग में रखें कि हाँ ये चीज़ हमारी जो है वो दोनों मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करेगी, ठीक है। चलिए, तो आपने सीखा यहाँ से क्या बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन बाई अ स्केलर। स्केलर से आपको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी स्केलर, आपका जो भी रियल नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हमारे स्केलर के तौर पे मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्केलर मल्टीप्लाई जो आपने किया है, देखो 2 तरीके का मल्टीप्लाई होता है। एक मल्टीप्लाई हमारा ये होता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। एक तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये है। दूसरा क्या है कि एक मैट्रिक्स है उसका दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का आपस में होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या कि किसी भी मैट्रिक्स में आपने किससे मल्टीप्लाई किया, किसी स्केलर नंबर से किया, ठीक। तो वो आपने सीख लिया, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ है। आगे वाला टॉपिक आने वाला है जिसमें 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है जिसमें कि मान लो कि 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं ए और बी और दोनों को आपने ऐड कर दिया। ऐड करने की कंडीशन यही है कि दोनों का ऑर्डर पहले सेम होना जरूरी है, तभी हम ऐड कर पाएंगे, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो किसी के से कोई कांस्टेंट से अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, वही स्केलर है ना, स्केलर से आपको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े तो चाहे तो आप पहले ऐड कर लें बाद में मल्टीप्लाई कर लें, राइट। या फिर आप पहले दोनों का अलग अलग कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें बाद में ऐड कर देना, जैसा सूटेबल लग रहा है उस तरीके से कर सकते हैं। पहले आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर लो, बाद में आप क्या कर देना, के से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। या फिर आप पहले ही मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो दोनों में कर दो, फिर बाद में उसको जोड़ देना। दोनों बातें एक ही जैसी हैं, आंसर दोनों से एक जैसा आएगा, सेम आएगा, राइट। आगे क्या है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि के एंड एल। यहाँ पर के वो भी स्केलर है बच्चों और एल जो है वो भी स्केलर है नया, दोनों अलग अलग रहेंगे, है ना। एक जैसे होंगे तो दोनों का लेने का कोई पर्पज़ ही नहीं रहा, है ना। लेकिन के और एल दोनों स्केलर हैं। अब दोनों को प्लस करके आपको मल्टीप्लाई करना है के ए के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए थी, है ना, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 2 स्केलर हैं, 2 और 3, राइट। या तो दोनों को पहले ही ऐड कर दो, 5 कर दो, 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे ए मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये आंसर आ सकता है हमारा इस तरीके से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एक मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसमें 3 से कर दें, बाद में दोनों को ऐड कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो बच्चों इस मैट्रिक्स में क्या आएगा 2 4 6 8, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाए ना, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाओ तो माइनस भी आता है इसी तरीके से। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, फिर बाद में ऐड करेंगे तो आंसर इसी से मैच हो जाएगा। देख सकते हैं आप 5, ये हो गया जोड़ के 10, ठीक, 6 और 9 कितना हो गया अपना 15 और 8 और 12 हो गया अपना 20, राइट।
तो यहाँ से अब एडिशन भी क्लियर हुआ हमारा, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि ये चीज़ें बेसिक सी हैं, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको LHS RHS दोनों में से किसी भी पार्ट को अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, राइट। आगे आती है हमारे पास कि मान लो यही जो स्केलर दोनों हैं प्लस ना होगी मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई केस में या तो हमारा जो स्केलर नंबर है उसका ध्यान रखना पहले ही, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो k इंटू एल यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना, तो पहले ही 6 बना लो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोसेस ये है कि पहले 2 से कर लो फिर बाद में 3 से कर लेना, ठीक है ना, यानी कि पहले l से कर दिया फिर आपने k से कर दिया, है ना। उसके बाद एक और प्रोसेस है हमारे पास कि इसके अंदर क्या करना है, पहले 2 से कर लिया, अब 3 से कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 3 से कर लो, 2 से कर लेना। यानी कि मेरे पास जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है तो इसमें आपको 3 2 जा 6 कर दिया, तो या तो आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो आंसर आएगा हमारे पास, या फिर आप क्या कर सकती हैं, पहले 3 से कर लें, आंसर आ जाएगा, फिर उसमें 2 से कर देना, लौट के तो वही आना है, ठीक है। या फिर पहले 2 से कर दिया, बाद में आंसर आया उसमें 3 से कर दिया, आंसर हमारा सेम आना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बेसिक सी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं तो हमें सिखाना जरूरी है, राइट। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ वाली कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसमें अगर हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो आप पहले नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो या बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर माइनस समेत उसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सीखने वाली, कि जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स थी, इसके अंदर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 से, या तो मैं पहले 2 से कर दूँ और बाद में माइनस का साइन चेंज कर दूंगा, या फिर सीधा सीधा माइनस 2 से कर दूँ, आंसर तो वही आना है ना, एक एक करके क्यों करना, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ये अटपटी सी हैं, क्योंकि सर ऐसी छोटी छोटी बातें अब बेवकूफ़ों की तरह बताने लगे हो, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही है यही, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 कि किसी मैट्रिक्स में 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, 1 से मल्टीप्लाई, 1 का मतलब कोई स्केलर नंबर 1 है, तो बेसिक सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही सेम आंसर आता है, ठीक है ना। ये भी है प्रोसेस हमारा, बुक्स के अंदर ही माना जाता है। अगर मान लो -1 से करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, -1 टाइम चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ थी। आगे का जो हमारे पास पार्ट है या फिर टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आगे की चीज़ों के लिए, मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको कई सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे अगर ये चीज़ नहीं आती तो आगे हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5 नंबर में आते हैं बोर्ड के अंदर। जैसे मान लो हमारे पास a की पावर 3 है प्लस a स्क्वायर है ना, या ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर और थ्राइस ऑफ a, है ना, माइनस का 8 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स आती हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, आपको पावर 3 पूछी है, 2 पूछी है, 1 पूछी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दो, आप इसको सॉल्व करके 0 लेके आओ, इसको प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको मल्टीप्लाई का प्रोसेस नहीं आता। मल्टीप्लाई अगर आपको आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसको समझेंगे पहले, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कंडीशन क्या होती हैं, राइट। सबसे पहला क्या है बच्चों कि 2 मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट A एंड B। एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है ना, उनको हम कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल होने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, क्या चीज़ें देखना जरूरी है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम इन A, यानी कि पहली मैट्रिक्स A है ना, दूसरी मैट्रिक्स B है। पहले आपको ऑर्डर लिखते समय जैसे मैंने लिखा M क्रॉस N, इसका ऑर्डर मान लिया मैंने P क्रॉस Q, करेक्ट। दोनों का ऑर्डर मुझे नहीं पता क्या क्या है, यानी मैंने जनरल फॉर्म में मान लिया, लेकिन क्या क्या सेम होना चाहिए, क्या क्या किस मैट्रिक्स के अंदर क्या सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों को हो जाती है कि सर हम इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर कर पाएंगे तो आंसर क्या आएगा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो दोबारा समझेंगे कि अगर मान लो मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर ऑर्डर की बात मैंने कही नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों का ऑर्डर मैंने अलग अलग लिया है। अगर मैं कहता पहले ही कि इसका ऑर्डर सेम है तो बच्चों में दोनों का ऑर्डर सेम लेता है। यहाँ पर क्या है, दोनों ऑर्डर अभी अलग अलग हैं। अभी हम बात करेंगे क्या कि मैट्रिक्स A के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स जिसको हम प्री मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको, प्री मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीप्लाई करने से पहली वाली मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई आगे वाली मैट्रिक्स में करना होगा। तो A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स B, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लायर, यानी कि जो अगली वाली मैट्रिक्स है B वाली,
इसके अंदर देखो ये पहले रो होती है, ये कॉलम होते हैं, ये रो होती है, ये कॉलम होते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई अगर मैं बी में करना है तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम इक्वल होनी चाहिए सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर। किसके बराबर होनी चाहिए? रो के बराबर। यानी कि n इज इक्वल्स टू p होगा, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चाहे वो ऑर्डर उसका सेम क्यों ना हो, राइट। इसके लिए कंडीशन क्या आती है? अब जरूरी नहीं है कि n और p ही, n और p इसलिए मैंने लिख दिए हैं क्योंकि मैंने ऑर्डर उसी फॉर्मेट पर लिए हैं। आपको सीधा चक्कर ये देखना है, दोनों मैट्रिसेस लिख लेनी है, दोनों का ऑर्डर लिख लेना है। आपको ऑर्डर लिखते समय जैसे मान लो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर एक अलग अलग है, ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 4, दोनों का ऑर्डर अलग है। लेकिन आपको ऑर्डर लिख के फिर क्या देखना है? बीच बीच वाले एलिमेंट ये देख लेने हैं ऑर्डर के लिए। तो ये हमारा अगर सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ये था, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये था, दोनों का ऑर्डर देख सकते हैं, सबका दोनों का ऑर्डर अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बीच बीच वाली चीज़ें हमारी सेम है। बीच बीच का मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरी वाली के रो के, तो हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ होगा तो नई एक तीसरी मैट्रिक्स आएगी, तो आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो अपना 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, यानी इसका पहला एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट ले लिया जाता है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आंसर में किस नेचर की या फिर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर क्या था भैया? 2 क्रॉस 3, दूसरी मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या था भैया? 3 क्रॉस 4। आपने मल्टीप्लाई करने के लिए कंफर्म कर लिया कि बीच बीच वाले 3 3 सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आंसर में देखा तो एक नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आया, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि पहली और दूसरी का ऑर्डर सेम हो तभी मल्टीप्लाई हो पाए, या फिर आंसर में जो मैट्रिक्स है वो भी इसी में से किसी ऑर्डर की हो। देखो आंसर में जो आ रहा है वो एक और नई मैट्रिक्स आपको मिल गई, कभी कभी सेम मिल जाएगा और जनरली आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी होना चाहिए, है ना। अभी मैंने ये नहीं बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करती हैं, पहले मैंने ये बताया कि कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। कंडीशन अगर आ गई हो, क्लियर हो गई हैं, तो आगे अब हम बढ़ेंगे मल्टीप्लाई हमारा किस तरीके से किया जाता है, राइट। इसमें हालांकि थोड़ा सा प्रोसेस भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। लेट अस डिफाइन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रोज, जो पहली मैट्रिक्स है उसके रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन्हीं के सेकंड वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ जो भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसी चीज़ें इस तरीके से डायरेक्ट क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने मान लिया 2 3 4 1 6 और ये 2, ठीक है बच्चों। ये मैट्रिक्स हमारी मैंने ले ली जिसका ऑर्डर है 2 रो हैं और 3 बच्चे यहाँ पर कॉलम है, राइट। तो सेकंड मैट्रिक्स जो बी है बच्चों, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी के साथ, तो इस मैट्रिक्स के रो भी यही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉलम है, 3 कॉलम है तो यहाँ 3 हमारे पास रो होनी चाहिए। तो रो में पहले ही मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 और ये 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने अब यहाँ पर मैं कितनी भी रो ले लूँ, मतलब पहले मैंने रो 3 ले ली, अब कितने भी मैं कॉलम ले लूँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम ले लूँगा तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और इसके साथ ले लूँगा तब भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, एक और ले लूँगा तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 4 5 6 7 अब कितने भी ले लो। कंडीशन पहले जरूरी ये थी कि इसके अंदर जो कॉलम है वो इसकी रो के बराबर होनी चाहिए। तो कॉलम यहाँ पर 3 है और रो यहाँ पर देख लीजिए ये भी 3 है, मल्टीप्लिकेशन अब भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फॉर्मेलिटी के लिए चलो एक और ले लेता हूँ, 1 एक आध माइनस का भी लेता हूँ ताकि माइनस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एलिमेंट अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। अब ए इंटू बी, आपने देखा इसका ऑर्डर क्या है 3 और इसका जो हमारे पास आंसर में यानी कि इसके जो कॉलम है वो 2 कॉलम है, देख सकते हैं आप। तो इनका ऑर्डर आपने देखा जस्ट अपोजिट ऑर्डर है, इसका 2 क्रॉस 3 है और इसका 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। अब इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था बीच बीच वाली चीज़ें देख लो जो समान होनी चाहिए, और इसके मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो आपको 2 क्रॉस 2 यानी कि पहला और आखिरी देख लिया। तो ये मैंने अभी साइड में रख दिया, अब आपका जब आंसर आएगा तब मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा कि हाँ इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आंसर में आने वाली है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ए इंटू बी करना है, राइट। इसके लिए थोड़ा सा हमारे पास स्पेस होना चाहिए, उसके लिए मैं इसको इधर रखता हूँ, यहीं करूँगा मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी करना है बच्चों आपको, है ना। ए इंटू बी करने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ साफ, द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो, पहली वाली मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम वाइज करते जाएंगे करस्पॉन्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं किसी का भी किसी में कर दिया, पहले का पहले में करेंगे फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे का दूसरे में करेंगे फिर प्लस लगाएंगे, तीसरे का तीसरे एलिमेंट में करेंगे फिर प्लस लगाएंगे।
तो 2 इंटू 1 किया बच्चों, कितना आ गया 2, प्लस भी लगाऊंगा मैं, हालांकि एडिशन मुझे आता है लेकिन मैं प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद 3 इंटू 2 करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 3 करेंगे तो ये अपना 18 हो जाएगा, करेक्ट। फिर इसी रो का मैंने एक कॉलम में कर लिया, अब इसी रो का आप अगले कॉलम में भी करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर प्लस आए, कभी कभी एलिमेंट का नेचर अगर नेगेटिव है तो बीच में साइन नेगेटिव का भी आ सकता है, ये बात आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो फिर 6 इंटू 4 किया तो 24, माइनस का है तो इसलिए माइनस का 24 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास आगे कोई कॉलम नहीं है तो अगला एलिमेंट हमारा आने नहीं वाला है, ठीक है। आगे एक और कॉलम होता तो एक और कॉलम मल्टीप्लाई करता तो अगला एलिमेंट भी मैं लिखता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब एक रो कंप्लीट हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब हम सेकंड रो को उठाएंगे, ठीक है। तो मैं पहली वाली को ऐसे डिलीट कर देता हूँ, अब हम उठाएंगे सेकंड वाली रो का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही जैसे इधर किया था ऐसे ही सेम, अब इस रो का करेंगे फिर सेम से उसी कॉलम में, फिर उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में 1 बाई 1। तो पहले में करेंगे तो पहला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद लास्ट में करेंगे तो अगला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों 4 इंटू 1 हो जाएगा, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस आएगा बीच में। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जानते हैं आप। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, करेक्ट। इतना करने के बाद फिर इसी रो का अगले लास्ट वाले कॉलम में तो लास्ट एलिमेंट भी मिल जाएगा। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। 1 इंटू माइनस का 1 हो गया। 2 इंटू माइनस का 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 8 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको अब आप जहाँ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है जो भी प्रोसेस लग रहा है आप उसको करते जाइए, सॉल्व करके आपको A इंटू बी मैट्रिक्स का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 इंटू 6 कितना हुआ 24, ठीक है। 24 प्लस 2 कितना हो गया जी 26, राइट। इसके बाद 24 माइनस का है, 3 भी माइनस का है, 27 हो गया माइनस का, उसमें से 4 माइनस किया तो माइनस का 23 आ गया, ठीक है। इसके बाद 6 और 4 10 और 2 12 हो गए। उसके बाद 8 माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा माइनस का 1 बच गया। अब आप देख सकते हैं ये 23 है ना, 2/3 नहीं है, थोड़ा सा क्लियर रखेंगे अपने आप को, ये 23 है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आया बच्चों 2 क्रॉस 2, 2 रो हैं 2 कॉलम है, वही बात मैंने पहले बता रखी थी कि ऑर्डर हमारा आंसर में 2 क्रॉस 2 का ही आने वाला है, ठीक है। देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी प्रोसेस को हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कभी भी आप ये चीज़ रट्टा ना मारें कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि ऑर्डर सेम हो, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अलग है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम हैं उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रो होनी चाहिए, तब मल्टीप्लाई हम कर पाते हैं। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, पहली मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज करते हुए चले जाइए आप, ठीक है। इतना अगर हो चुका है तो मल्टीप्लिकेशन आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो इसी के व्याप पर आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ताकि जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। जैसे कि एडिशन के लिए पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों हमारे पास कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे हमारे पास एडिशन के लिए थी कि ये कम्यूटेटिव हमारा होल्ड करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल फॉर्म में होल्ड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि A इंटू बी का रिजल्ट हमारा B इंटू ए के बराबर नहीं होगा। कभी कभी हो जाएगा, इन जनरल फॉर्म में हर जगह पर नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं इन जनरल फॉर्म। कभी कभी आंसर इक्वल हो जाता है और कभी कभी आंसर इक्वल नहीं होता, लेकिन हर जगह सेम नहीं होता, इसलिए डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा के चलते हैं। कभी कभी सेम हो गया, कभी कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेम नहीं आएगा, राइट। इसका तरीका क्या है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास पहली मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर कुछ था, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर कुछ था, अगर मान लो इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे का मतलब पहली को दूसरी की जगह ले आया, दूसरे को पहली की जगह ले आए, तो उनका ऑर्डर बदल जाएगा। फिर ऑर्डर बदलने की वजह से कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का मल्टीप्लाई ना आए, अगर आ भी जाएगा तो हो सकता है कि आंसर चेंज हो जाए। इसीलिए A इंटू बी का रिजल्ट B इंटू ए के बराबर नहीं होता। इस पर डिपेंडेंट आपको NCERT में RD शर्मा में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इसको प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट A इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू B इंटू ए। आप 2 मैट्रिक्स लें, मल्टीप्लाई करके देखें, हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए थी लगभग यही सेम प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, बस प्रोसेस बदल जाता है।
वहाँ एडिशन था तो ऐड आया था, या मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की केस में देखो ध्यान देना, कम्यूटेटिव केस में 2 मैट्रिक्स का काम होता है, एसोसिएटिव केस में 3 मैट्रिक्स का काम होता है। 3 मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें करना मल्टीप्लाई है, क्योंकि प्रॉपर्टीज किसके लिए है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, करना अब यहाँ मल्टीप्लाई है। सेम यही प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए थी, तो इसमें बस क्या था, साइन चेंज हो गया था, प्लस का साइन आ गया था, करेक्ट। इसके बाद हमने देखा कि 3 अगर मेरे पास मैट्रिक्स हैं तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि पहले में मल्टीप्लाई में सेकंड और थर्ड का कर लूं, उसके बाद में फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहली और दूसरी का मल्टीप्लाई पहले कर लिया बाद में थर्ड के साथ किया, तो दोनों केस में आंसर हमारा सेम आता है। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी का नाम क्या देते हैं बच्चों, एसोसिएटिव लॉ के नाम से भी इसको हम जानते हैं, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी कई जगह पर अप्लाई होती है। एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हो गई, एडिशन के लिए हम पहले ही सिखा चुके हैं, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी हमारे यहाँ से क्लियर होती हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द मैट्रिक्स एडिशन। मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है। पहली उससे पहले हम ये चीज़ क्लियर करेंगे, मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं बी और सी, उसके साथ अगर मैं ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स का जो हमारे पास प्रोसेस है वो दोनों तीनों के तीनों हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ जो हमारे पास ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते समय क्या होगा, जैसे यहाँ पर एडिशन हमने कर लिया, पॉसिबल हो गया एडिशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते समय ये मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें देखना पड़ता है ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलता मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए ऑर्डर देख लिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर काम नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है बेटा हमारे पास कि पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम बराबर होनी चाहिए इन दोनों के अंदर जो हमारी रो, ठीक है। तो पहले तो कंडीशन यही है कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तभी हमारे पास ये केस बन पाएगा, ठीक है। अब केस क्या होगा वो दोबारा समझाएंगे। केस ये है कि 3 मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में कर रहे हैं, दोनों का ऐड करके, है ना। तो या तो पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे आप, बाद में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अंदर, है ना। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सीधा सीधा तरीका है वैसे तो ये ए का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ए बी हो गया, ए का सी में कर दिया, ए सी हो गया, ठीक है। हालांकि ये अलजेब्रा का भी एक रूल होता है, जैसे एक्स का मल्टीप्लाई आप करते हैं एक्स प्लस 5 में, राइट, तो इसको हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का 5 में करते हैं तो 5x कर देते हैं, है ना। तरीका वही है। लेकिन अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, देखो इन दोनों में खास बात ये है, अलजेब्रा के अंदर क्या होता है कि आपने देखा कि यहाँ x है तो x का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आपने लिख दिया 5x। आपने ऑर्डर नहीं देखा कि x का मल्टीप्लाई 5 में किया तो मुझे x 5 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करते। अलजेब्रा का रूल यही होता है कि कोफिशिएंट को हम सेम रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं अब, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व की हो एक बात कि मैंने जो चीज़ लिखी है, देखो a इंटू बी किया है तो a को पहले रखा है, b को बाद में। a पहले है तो a पहले आएगी, b बाद में तो बाद में आएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने a का c में मल्टीप्लाई किया है तो a इंटू सी हुआ है, तो a इंटू सी कहेंगे, इसको c इंटू ए नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैंने बता रखा है a इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर को देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ x का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5x हो गया, है ना, 5x हो गया। यहाँ पर 5 पहले ले लिया मैंने और x को बाद में ले लिया। लेकिन यहाँ मान लो अगर मैं c का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर रहा हूँ तो c अगर लास्ट में लिखा है ना तो यहाँ c लास्ट में ही लिखा होना चाहिए, है ना। c इंटू ए, तो यहाँ पर c इंटू ए नहीं लिखेंगे, a पहले है तो a पहले आएगा, c बाद में है तो c बाद में ही आएगा। ऐसे ही c का मल्टीप्लाई b में कर रहे हैं तो b पहले है तो b पहले आएगा, c लास्ट में तो c लास्ट में आएगा। दोनों रिजल्ट सेम आएंगे लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आगे प्रॉपर्टी तैयार होती है बेटा अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें अगर हमें पता है ऐसे ही जैसे कि हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस की थी अभी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो एडिशन के लिए नाम क्या दिया था उसको हमने, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी बच्चों वहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी वहाँ पर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ऐसे ही अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी हमें मिल जाए जिसका मल्टीप्लाई अगर हमें किसी के साथ करना पड़े, किसी मैट्रिक्स के साथ, यानी मान लो ए मैट्रिक्स है या बी मैट्रिक्स है, किसी के साथ अगर आपको करना पड़ रहा है तो उसके नेचर पे, उसकी मैट्रिक्स पे, उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस आइडेंटिटी को या उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो इसका आंसर हमारा सेम ए आए। तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, लेकिन कंडीशन यही है कि इनका
ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये स्क्वायर भी होनी चाहिए पहले तो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले से होती है। तो ए मैट्रिक्स पहले तो ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर सेम ए आ पाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो कोई ऑर्डर ऐसा है जो स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन भी कभी कभी क्या हो गया, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, और ना ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता लग पाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना। तो पहले स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर होने के साथ साथ उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे मान लो मुझे आई इंटू ए करना पड़े तब भी आपको ए आंसर मिलेगा, या ए इंटू आई करना पड़े तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा, चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले करें चाहे बाद में करें, आंसर हमारा सेम ए मैट्रिक्स आना होता है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप हमेशा किस मैट्रिक्स को बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। इसके बाद आता है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स। ये तो नाम से ही अंडरस्टूड है कि जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ कर देते हैं, यानी कि जीरो का मल्टीप्लाई पहले से कर दो ए में या बाद में करो, आंसर हमारा जीरो मैट्रिक्स ही आंसर आना है। तो ये थी बच्चों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ छोटी मोटी नन्ही मुन्नी सी प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको पसंद आई होंगी। प्रॉपर्टी पसंद आना क्या, आपको रटना ही है, याद ही करना है, समझना है, जो भी है। ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसी मिलती रहेंगी वीडियो।